जर्मनी की कितनी बेहतर है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको थोड़े समय बेस दिया, ये बात आप समझ लें। और ये बात अगर आप समझ गए हैं तो मैं फिर पीछे ले चलूँगा पहले आपको और बताऊँगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है, फिर व्यापार की मैं बात करूँगा। तो ये बात अगर आप समझ गए हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप जब क्लास से निकलेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि मैंने कुछ समझ के क्लास से निकला, न कि मैंने खाना पूर्ति करके क्लास निकला। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों, मैं इसको यही समझा देता हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है? श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन। लेबर डिवीजन मतलब सीधी वही बात है कि भाई अगर किसी देश में, जैसे मान लीजिए कि किसी देश के श्रमिक, जैसे हमारे यहाँ के लोग जो हैं किसी एक चीज़ का, जैसे सूती वस्त्रों का उत्पादन बहुत अच्छा कर लेते हैं और हमारा माहौल अनुकूलता, हमारा भौगोलिक दशाएं भी ऐसी हैं कि हम बहुत बेहतर कर पा रहे हैं, कम खर्च में कर पा रहे हैं, कम लागत पर लोगों को उपलब्ध करा पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्पादन कर ले रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सूती वस्त्र का ही उत्पादन करने पर ध्यान दें। और बात रहा अगर हमको नारियल का तेल के उत्पादन करने का, तो भाई ये जो थाईलैंड है, मलेशिया है, इधर वाले जो देश हैं वहाँ पर अनुकूल स्थितियाँ हैं। रबर ले लो, तो रबर से जुड़ी चीज़ों के लिए हम चाहें कि हम ही उत्पादन कर लें, हम ही चीज़ें कर लें, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कॉस्ट बढ़ जाएगा, हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, हम पारंगत भी नहीं हैं। तो क्यों ना हम वहीं से मंगा लें और उनको हम आयात कर दें सूती वस्त्र, क्योंकि उनके लिए वहाँ उतनी फेवरेबल स्थितियाँ नहीं होंगी। जापान में खाने पीने के लिए गेहूँ चावल बहुत अच्छे से उत्पादन, हालांकि उनके पास तकनीकें हैं, आज एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ज़रूरत पड़ रही है। हम उसको अगर बेहतर कर सकते हैं, हमारे पास दशाएं बेहतर हैं, तो हम उसको बेहतर कर लें और उसको हम वहाँ भेज दें। और वहाँ के लोगों के पास पूंजी, संसाधन, तकनीकें अच्छी हैं। संसाधन तो नहीं बोल सकते हम, रॉ मटेरियल ले जाते हैं और वो तकनीकें लगाकर अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। तो क्यों ना वो तकनीकें हम उन चीज़ों से उसको हम आयात कर लें। तो ये बेहतर रहेगा कि हम श्रम विभाजन, इससे होगा विशिष्टता आएगी, विशिष्टीकृत चीज़ें होंगी और गुणवत्तापूर्ण चीज़ें बन पाएंगी। और इसलिए एक श्रम विभाजन बेहतर हो जाए, इसलिए हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता है। दूसरी बात है कच्चे माल की उपलब्धता। अब मैं अभी आपको बोल रहा था कि रबर का उत्पादन भारत में हम करना चाहें तो हम उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसे कि ये मलेशिया, थाईलैंड और इस टाइप के कंट्री हैं, क्योंकि वहाँ पे भौगोलिक दशाएं ही ऐसी हैं कि रबर का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। तो रबर का उत्पादन जब वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है तो वहाँ के लोग काम करने के लिए बाकी चीज़ें बड़ा कम दाम में उसका उत्पादन कर लेंगे। और इसलिए कच्चे माल की उपलब्धता अगर वहाँ पर है तो बेहतर है कि वहीं वो उत्पादन करें। हमारे यहाँ कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है इसकी, तो क्यों हम करें, हमारे पास तकनीक भी नहीं है। आप बोलेंगे सर जापान का तो अभी बोल रहे थे आप, तो जापान के पास तकनीक तो है, पूंजी तो है, इसलिए वो कच्चा माल पकड़ के लेके गए और वहाँ पर वैल्यू एडिशन कर लिए। हमारे पास तकनीक नहीं है तो हम फालतू का क्यों टेंशन लें। तो कच्चे माल की उपलब्धता कई जगहों पर नहीं है। अब जैसे मान लो क्रूड ऑयल है, सिंपल समझने के लिए आपको आसान रहेगा, पेट्रोल में बोल लूँ ज़्यादा अच्छा बढ़िया समझ में आएगा। कच्चा तेल है, वो कच्चा तेल भारत बोले कि मैं खुद ही उत्पादन कर लूँगा तो कहाँ से कर लेगा। भारत में सेल गैस के कुछ जगह मिले हैं, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा है, बट उससे निकल कहाँ रहा है अभी भी। हम और भी तमाम प्रकार के अक्षय ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उसके लिए काम कर रहे हैं, उससे हमारी ऊर्जा की पूर्ति तो हो नहीं पाएगी, हम विकासशील देश ठहरे, ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको कच्चे माल की, अगर हमको क्रूड ऑयल चाहिए तो जहाँ कच्चा माल है वहीं से लेकर आएंगे ना, और वही उत्पादन कर पाएंगे। सऊदी अरेबिया ही तो उत्पादन करेगा, ओपेक कंट्री ही तो उत्पादन कर पाएंगे जिनके पास है, कुवैत, बाकी ये छोटे छोटे देश जो हैं मिडिल ईस्ट के, अरब के देश जो हैं, बाकी रूस है, कुछ देश हैं जो जिनके पास ये संसाधन है वो कर पाएंगे। हमारे यहाँ नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास भूमि है, अच्छी खासी उपजाऊ भूमि है, हम कृषि कर सकते हैं, कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे पास कच्चा माल है। विदेशी प्रतियोगिता, विदेशी प्रतियोगिता मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ विदेशी प्रतियोगिता मतलब हमको कंपटीशन नहीं करना है। कंपटीशन ये करना है कि एक चीज़ का मैं उत्पादन कर रहा हूँ और उसी चीज़ का उत्पादन चीन कर रहा है।
चीन इसको 2 रुपए में उत्पादित कर ले रहा है, मैं 20 रुपए में उत्पादित कर रहा हूं, तो क्या हमारे लिए सही है? हम 20 रुपए में उत्पादित कर रहे हैं तो हमारे लिए सही नहीं है। विदेशों से जब हम उसकी तुलना करेंगे तो हमारे लिए वो सही चीज़ नहीं है। अगर मान लो चीन की वस्तु यहाँ आएगी तो लोग चीन की वस्तु लेने जाएंगे या फिर इंडिया की 20 रुपए की वस्तु लेने जाएंगे। और चीन के पास यही तो तरीका है कि वो वस्तुओं को कम कीमतों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दे रहा है, और इसलिए चीन की वस्तुएं खासकर थर्ड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं। इंडिया में ही देख लो, चाइना के माल पे खुश रहते हैं, भले ही चिल्लाते जा रहे हैं कि ये बंद कर दिए वो बंद कर दिए, लेकिन सबके घर में, इवन जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैक्स हैव चीन का बोर्ड है, चीन से आता है, उसी के पेन से लिख रहा हूँ। और आप भी अपने घर में बहुत कुछ चीज़ें यूज कर रहे होंगे चीन का, आपको पता नहीं होगा। टॉपिक पे आए तो विदेशी जो वस्तुएं हैं उनको अन्य देशों से हम कितना कंपैरेटिव, कितनी तुलनात्मक रेट पर हम उत्पादन कर ले रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। और नहीं कर पा रहे हैं तो आयात कर लें, ये ज़रूरी है। प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण प्रयोग, अगर हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन है तो उसका पूर्ण प्रयोग करना है तो हम बेहतर ये है कि उन्हीं संसाधनों से जुड़ी वस्तुओं का उत्पादन करें और उसका हम निर्यात करें, और उससे जो हम पैसा कमा रहे हैं उससे हम आयात कर लें जो हमारे पास संसाधन नहीं है। तो इसलिए भी जरूरी है उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की उपलब्धि और सस्ते वस्तुओं की उपलब्धि। अगर उपभोक्ता चाहते हैं कुछ वस्तु, जैसे आज हमारे पास तो ऑडी मिल जाती है, रोल्स रॉयल, कितनी गाड़ियां मिल जा रही हैं। 1991 के पहले जाके देखो क्या स्थिति रहती थी। राजदूत नाम था, राजदूत, लेकिन क्या स्थिति रहती थी। कितना, टेलीफोन की बात कर लो, आज तो हालांकि फिर भी थोड़ी स्थिति बिगड़ गई है। कुछ समय पहले देखो कितनी की कंपनियां थी। तो हमारे चॉइस मिल गया और रेट पर मिल गया, जिस रेट पर हम चाह रहे हैं उस रेट पर मिल रहा है, हमको सस्ते रेट पर मिल रहा है। तो अपने उपभोक्ताओं को सस्ते रेट पर चीज़ें उपलब्ध करा सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी है। और भी ऐसे इत्यादि बहुत से मुद्दे पे बनाए जा सकते हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक है क्यों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक इसलिए है। तो ये बात आप समझ गए। अब मैं चलूंगा आपको कि विदेशी व्यापार क्या है, लगभग ये भी समझ गए हैं आप, लेकिन व्यापार क्या है मैं यहाँ से आपकी कहानी शुरू करूंगा और ले चलता हूँ मैं सीधे, क्योंकि मैं ये लिख के रखा हूँ। मुझे पहले से पता था कि समय ज़्यादा लगना है, और समय ज़्यादा लगना है तो अगर थोड़ा मैं नोट डाउन करके फर्स्ट लेक्चर में रखूँगा तो अपने लिए आसानी हो जाएगी। ये बात मैंने कर लिया, ये 2 बातें मैंने सिद्धांतों से समझा दिया। अब मैं सीधे आपको ले चलूँगा कि व्यापार क्या है, व्हाट इज ट्रेड। कई बार मैं स्टूडेंट्स से पूछता हूँ कि आपने हिस्ट्री पढ़ लिया है और हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मैं महात्मा बुद्ध जो हैं सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, महात्मा बुद्ध बन गए। तो क्या कभी आपने अपना दिमाग चलाया है कि ये ज्ञान होता क्या है? इवन आप भी तो ज्ञान पाने के लिए ही दिल्ली में आए हैं, या अन्य सिटी जो राज्य में चल रही हैं सिविल सर्विसेज के लिए जो हब बने हुए हैं वहाँ आ रहे हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ज्ञान होता भी क्या है? और नहीं सोचे हैं तो फिर क्या ज्ञान को आप एक लाइन में, एक पंक्ति में डिफाइन कर सकते हैं? और मैं देखता हूँ आंसर ना मिलता है। तो इसलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं पढ़ाऊँ तो छोटी छोटी बातों को भी उठा के बड़े लेवल पे लेके चलूँ, मतलब एनसीईआरटी प्लस एडवांस जो भी हो सके वो करके चलूँ। और वैसे भी यहाँ पे एमएससी का कुछ और एमए का पूछने वाला है नहीं, ऑप्शनल में आपको मैक्सिमम बीए तक या आपको ग्रेजुएशन तक ले जाना है। और जीएस में तो मैं मानता हूँ कि 12th और समसामयिक चीज़ों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका काम पूरा हो जाता है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर डेटा की बात नहीं कर रहे हैं। यार डेटा की बात के लिए मैं शुरू में आपको कहानी बता दिया था कि आर्थिक सर्वेक्षण की बात करूंगा, वहां से एक डेटा निकाल के दे दूंगा, डेटा आप खुद निकाल लोगे। टॉपिक पहले कंसेप्ट समझ लो। तो बात आती है कि व्यापार क्या है, व्हाट इज ट्रेड। साधारण अर्थों में व्यापार की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि लोगों के बीच, व्यापार तो गाय भैंसों के बीच होगा नहीं, व्यापार पहाड़ों के बीच होगा नहीं, व्यापार तो हमेशा लोगों के बीच होगा ना। भले देशों के बीच बोलोगे तभी देश क्या, देश का एक आप कंट्री पढ़ोगे, राज्य पढ़ोगे तो उसका एक अनिवार्य अंग क्या है, लोग, नागरिक, निवासी। तो लोगों के बीच होने वाले वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान, जो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं,
कि व्यापार है। तो व्यापार क्या है कि लोगों के बीच, मैं नहीं बोल रहा हूं देशों के बीच, क्योंकि मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ व्यापार समझा रहा हूं। तो व्यापार मतलब क्या, लोगों के बीच लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का एक्सचेंज, आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही क्या है, व्यापार है, ट्रेड है। बट इसको थोड़ा विस्तृत अर्थों में अगर हम ले लें, ये तो नैरो अर्थों में बोल दिया हमने, थोड़ा विस्तृत अर्थों में अगर हम लें तो इसको और अलग तरीके से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि इसके तहत, किसके तहत, व्यापार के तहत उन सभी आर्थिक क्रियाओं का समावेश हो जाता है जिनका संबंध, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, ऐसी क्रियाएं जिनको करते समय हमें धन कमाने की इच्छा रहती है, वो आर्थिक क्रिया है। और जिसमें धन कमाने की इच्छा नहीं रहती है वो क्या है, गैर आर्थिक क्रिया या अनार्थिक क्रिया है, वो पहले पढ़ चुके हैं हम। तो इसके तहत उन सभी आर्थिक क्रियाओं का समावेश हो जाता है जिनका संबंध उत्पादित वस्तुओं के वितरण से होता है। इसलिए शुरुआत में आपको वितरण समझाया जाता है कि वितरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कि वितरण कैसे किया जाए, ये भी कहाँ किया जाए, ये भी एक इकोनॉमिस्ट को समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ का वितरण कहाँ करें हम। भिखारी जो लोग हैं या जहाँ पर पैसे वाले लोग नहीं हैं, वहाँ पर हीरो का शोरूम खोलकर क्या फायदा। वहाँ पर 2 रुपए वाले शैम्पू बेचने से फायदा है, आएंगे लोग 2 रुपए वाले शैम्पू खरीद के ले जाएंगे, नहाएंगे, बिके, अच्छा बिकेगा। तो ये बिजनेस की बात होती है। खैर अपने टॉपिक पे आए। और वस्तुओं का वितरण क्यों है, क्यों आवश्यक है, तो उपभोग के लिए वस्तुओं का वितरण क्यों है। अगर उपभोग नहीं करना होता तो वस्तुओं का वितरण होता ही नहीं। तो वस्तुओं का वितरण क्यों, उपभोग के लिए, और उपभोग के लिए उनकी मांग होती है, लोग मांग करते हैं और इसलिए वस्तुओं का वितरण करना पड़ता है। वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं हम, तो डेफिनेटली उसके लिए हम आदान प्रदान कर रहे हैं। पहले बार्टर सिस्टम से करते थे, अब मौद्रिक सिस्टम से कर रहे हैं। मौद्रिक सिस्टम में भी पेटीएम सिस्टम चल रहा है, फोन पे सिस्टम चल रहा है, गूगल पे सिस्टम चल रहा है। तो ये व्यापार का अर्थ है। व्यापार के मतलब आप समझा सकते हैं। मैं जानता था कि ये बात आपको आ भी रही होगी कई लोगों को, लेकिन मैं पंक्ति के लास्ट स्टूडेंट तक, हर बच्चे तक पहुंचने का प्रयास करता हूं कि आपको भली भांति बातें समझ में आए, इसलिए उस हिसाब से आगे चल रहा हूं। अब बात आती है कि व्यापार के प्रकार क्या है। व्यापार के मुख्यतः 2 प्रकार हो सकते हैं। एक आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय, इंटरनल या इंटर रीजनल, और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल। अब मैं यहाँ पे एक विद्वान का नाम ले लिया है क्योंकि मुझे परिभाषा ठीक लगी, अपने मन से भी तो परिभाषा हम बोल सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय हमको देना रहे तो हम बोलेंगे एक देश की सीमा के भीतर ही उसके राज्यों के बीच, मतलब उस देश के राज्यों के बीच, प्रांतों के बीच होने वाले व्यापार को या वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान को हम क्या बोलेंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार। तो सेल्फ तो हम बोल ही सकते हैं भाई, गुजरात और यूपी के बीच में व्यापार हो रहा है तो व्यापार क्या है, अंतर्राज्यीय व्यापार है। लेकिन एक विद्वान हैबरलर जिनकी बात में पहले कर लिया तो आपको समझ में आएगा किताबें पढ़ते समय भी कि आंतरिक या अंतर क्षेत्रीय व्यापार में जीवी हैबरलर साहब बोलते हैं क्या अपनी किताब द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में कि इसका अर्थ किसका, व्यापार का, इसका अर्थ साधारण तौर पर उस क्षेत्र के भीतर व्यापार से है। देखो, आंतरिक व्यापार उस क्षेत्र के भीतर व्यापार से है जिसकी समृद्धि में संबंधित सरकार की अभिरुचि है, रखती है, अथवा वह क्षेत्र उस सरकार की सीमा में आता है। और सरकार मतलब जाहिर सी बात है कि राज्य की बात चल रही है, देश की बात चल रही है, साधारण शब्दों में भी बात समझ में आ रही है और विद्वान के हिसाब से भी बात लिखनी है। तो आप बता सकते हैं कि भाई कोई देश अगर अपने राज्यों की समृद्धि में भाग ले रही है तो तमाम नियम कानून बनाएगी, उन नियम कानूनों का पालन करके एक राज्य दूसरे राज्य को क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा वस्तुओं सेवाओं का, और अंतर्राज्यीय व्यापार होगा। तो ये जीवी हैबरलर साहब बोलते हैं, जनरल भी हमने समझ लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। सिंपल मैं इस बात को बोल रहा हूं जो आपको अब आ रहा है कि इसके तहत 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में
वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। और हैबरलर साहब भी बड़ा मजेदार बात बोलते हैं कि अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है? एक देश की सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार से अलग करने वाली जो एक फैक्टर है, वो फैक्टर क्या है? एक देश की सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर्राज्यीय व्यापार से अलग करने वाली सीमा या अलग करने वाला कारक क्या है? तो अलग करने वाला कारक एक देश की सीमा है। सिंपल बात, एक देश की सीमा को लांघ गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सीमा के अंदर है अंतर्राज्यीय व्यापार। ये बात आप भली भांति समझ गए होंगे। व्यापार क्या है, व्यापार के प्रकार, ये हम नहीं पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसी को ओलिन साहब बोलते हैं, जो मैं आपको पहले बता दिया। जो ओलिन साहब हैं ये बोलते हैं क्या कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अंतर क्षेत्रीय या इंटर रीजनल ट्रेड का ही एक विशिष्ट दशा है। ओलिन अपने शब्दों में इसको बताते हैं कि एक विशिष्ट दशा है ये, किसका? इसका। तो ये सब चिंतकों की बातें हैं, और चिंतकों की बातें हमें जितनी ज़रूरत है उतनी कर लिया, उससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो व्यापार आपको समझ में आ गया। कई बार तो ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ लिए, कई बार बच्चे आते हैं, सर मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ लिया हूँ। तो पूछ लेने पर कि बेटा व्यापार क्या होता है, बोलते हैं सर ये तो बहुत डीप हो गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि इससे सतही और क्या हो सकता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इससे सतही और क्या हो सकता है। ये तो सबसे सतही है, और इसको हम बोल रहे हैं कि ये डीप हो गया। तो ये बड़ा अजीब सी चीज़ें हैं कि डीप का मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि सतही चीज़ों को हम डीप बोल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अब विदेशी व्यापार क्या है उसको मैं सिंपल शब्दों में, अब मैं चिंतकों पे नहीं जाऊंगा, अब मैं चिंतकों से विराम ले रहा हूं। इतने चिंतकों के बारे में जनरल सी बातें नाम ले लिए हैं कि अब आप इतनी बातें कहीं भी सुनेंगे तो आपका समझ में आ जाएगी बात। उनके सिद्धांतों को भी बीच बीच में कहीं जरूरत पड़ेगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में तो हम करेंगे। विदेशी व्यापार क्या है? दो देशों, राष्ट्रों बोल लो, हालांकि दोनों में अंतर है। जब पॉलिटी पढ़ेंगे आप तो, या कल्चर पढ़ेंगे, वहां भी अंतर मिल जाएगा। दो देशों, राष्ट्रों या अर्थव्यवस्थाओं के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना ही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। या आप परिभाषा लिख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सिंपल उद्देश्य है कि देश में जो कम लागत में उपस्थित अधिक वस्तुओं को, ऐसी वस्तुएं जिसको हम कम लागत में उत्पादित कर ले रहे हैं, उन कम लागत वाली वस्तुओं को अधिक की मात्रा में उत्पादित कर ले रहे हैं तो उसको दूसरे देशों में भेजकर लाभ कमा लें, ये उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य क्या है कि जिन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु देश में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, अलग हैं, परिस्थितियां फेवरेबल नहीं हैं, उनको दूसरे देशों से मंगा लेना, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिंपल तरीके से क्या है? उद्देश्य है। तो ये दो उद्देश्य आप किसी को बता सकते हैं। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। दो वर्ग कौन कौन से हैं? तो एक दृश्य व्यापार, एक अदृश्य व्यापार। अब दृश्य व्यापार क्या है? तो दृश्य व्यापार में शुरू में ही आपको समझाया कि वस्तुओं का व्यापार इसके अंतर्गत शामिल होता है, क्योंकि इन्हें स्पर्श कर सकते हैं। मशीनों का व्यापार, गेहूं, चावल, ऑडी आ गई, और भी कुछ भी ऐसी चीज़ों का आयात या निर्यात कर रहे हैं जिसको फिजिकली छूकर हम महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या है? दृश्य व्यापार है। और वैसे ही अदृश्य व्यापार क्या? सेवाओं का व्यापार। सिंपली इसको हम सेवाओं का व्यापार बोलते हैं कि ऐसे व्यापार जिनको अपने बंदरगाहों पर हम छू कर नहीं देख सकते, महसूस ही कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अदृश्य व्यापार। इनविजिबल ट्रेड या इनविजिबल पार्ट बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। तो इसको दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी उनकी एक लिस्टिंग आगे बना देंगे, समय मिलेगा तो। अभी आपको बेसिक्स कंसेप्ट समझ में आ जाए, अभी कंसेप्चुअल हम बात कर रहे हैं। अब बात आती है आगे। देखो मैं पहले बोला ना कि शुरू में माहौल बनाने में समय लगा, अब चीज़ों को हम पढ़ेंगे बहुत ही
आसानी से चलती रहेंगी, बहुत स्मूथ चलेंगी। यही शुरू की बातें नहीं करते तो टफ लगती, हर बात में मुझे एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता। अब बात आती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझना है ढंग से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को पहले समझ लेंगे, उसके बाद ही आगे की बात समझ में आएंगी। तो क्लास हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की कर रहे हैं। कोशिश मेरा यही रहेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इस क्लास में कंप्लीट कर लें और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आए तो फिर उसके आगे की बातें करें। मुद्रा परिवर्तनीयता की बात करें कि मुद्रा परिवर्तनीयता के पहले क्या तरीके थे, अब क्या तरीके हैं, अवमूल्यन क्या है, अधिमूल्यन क्या है, जिसको हम डिवैल्यूएशन, उसके बाद इवैल्यूएशन, डेप्रीसिएशन, एप्रीसिएशन, ये सब क्या हैं, किस तरीके से किए जाते हैं। एफडीआई पर भी लंबी चर्चा करेंगे, जो भी हमारे काम का है, क्योंकि उससे तो मेंस में क्वेश्चन आए हैं और प्री मेंस दोनों को मिक्स करके पढ़ रहे हैं, जिससे कि एक बार में काम हो जाए। चलिए, तो बैलेंस भुगतान संतुलन क्या है। अब विभिन्न विद्वानों ने इसको विभिन्न तरीके से डिफाइन किया है, अब हम विद्वानों को नहीं लाएंगे, यहाँ पर जीएस पढ़ रहे हैं। तो बैलेंस भुगतान संतुलन क्या है, वह संक्षिप्त विवरण है। भुगतान संतुलन एक संक्षिप्त विवरण है